हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। उसमें हमने प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो किया, फिर एग्जाम्पल को सॉल्व किया गया। आज हम प्रश्नावली के क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? आइए सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बताइए, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? बताइए, आप आंसर दीजिए सभी लोग। तो देखिए, वीडियो देखने से पहले आप बुक आपके पास होना चाहिए और पेन और कॉपी आपके साथ होना चाहिए, ठीक है? यहाँ जो भी बताया जाए उसको नोट किया करिए। तो हमारा ये देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पता होना चाहिए आपको परिमेय वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये आपको पता होगा तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो जब अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जब अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या होगी। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। ये कथन क्या है? सत्य। ये कथन हमारा जो है क्या? सत्य है, ठीक है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन क्या है? सत्य है। कारण में क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे कि वास्तविक और परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कारण में क्या लिखेंगे आप? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये कारण हो जाएगा आपका, ठीक है? तो दूसरा देखिए, कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जैसे ये संख्या रेखा है, अब इस पे हम क्या लिखते हैं? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है। तो 1 2 3 इस तरीके से इसको लिखते हैं 4। तो बताइए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है। जैसे -1 -2 इस तरीके से हम लिखते हैं। तो इसमें बताइए आप, जहां यम क्या कह रहा है? यम एक प्राकृतिक संख्या है। यम हमें प्राकृतिक यानी संख्या रेखा पे हमें ऋणात्मक वाली संख्याओं को नहीं लेना है, ठीक है? ये ध्यान रहे। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम यानी वर्गमूल यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। यम क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्या है, यानी हमें ऋणात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं लेना है, ठीक है? यम एक प्राकृतिक संख्या है, यानी जीरो भी नहीं लेना है। क्या? जीरो भी नहीं लेना है, ठीक है? यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह प्राकृतिक संख्या जानते हो क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट, यही तो होता है डॉट डॉट अनंत। क्यों? प्राकृतिक संख्या यन बराबर क्या होता है? 1 2 3 4। तो कह रहा है कि जहां यम क्या है? प्राकृतिक संख्या है, यानी हमें प्राकृतिक संख्याओं की बात करना है, ठीक है? तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यम कह रहा है क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो यम हम क्या लिख सकते हैं? यम को हम प्राकृतिक संख्या से लिख सकते हैं इसको, ठीक है? तो आप बताइए, अब इसमें ये आपका संख्याएं लिखी है, प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें बताइए आप, क्या प्रत्येक संख्या अंडर रूट वर्गमूल यम के रूप का होगा? इस रूप का होता है? तो चेक करिए। जैसे अंडर रूट 1 हो गया, इसको क्या 1 लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट 2 का वर्गमूल ले लीजिए, फिर 3 का वर्गमूल ले लीजिए, 4 का लीजिए, ठीक है? अब इसमें देख रहे हैं ये 2 तो नहीं बाहर निकल सकेगा क्योंकि इसका पेड़ नहीं बनेगा, इसलिए 2 बाहर नहीं निकलेगा। ये 3 भी क्या, इसका पेड़ नहीं बनेगा, ये भी नहीं निकलेगा। लेकिन अंडर रूट जैसे 4 हो गया, अब इसको हम क्या 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो यहां से ये क्या हो जाएगा?
2 बाहर निकल जाएगा। तो ये बोलिए अंडर रूट एम के रूप का है 4, 4 अंडर रूट एम के रूप का है नहीं है। ऐसे जैसे 9 हो गया। अब इसको भी क्या करेंगे, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, पेयर बना के क्या है, यहां से भी 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये भी क्या है, अंडर रूट एम के रूप का नहीं है। ठीक है, अंडर रूट एम के रूप का नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं ये कथन हमारा क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो क्या लिखेंगे, यह कथन क्या है, असत्य है। क्या है, ये कथन असत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, और कारण में क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि, कारण में क्या लिखेंगे आप, मान लीजिए अंडर रूट एग्जाम्पल देके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि वर्गमूल 4 क्या इसका पेयर बना के क्या 2 बाहर आ जाएगा, इसलिए ये क्या है, अंडर रूट एम के रूप का नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कारण में आप लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे 4 का वर्गमूल लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, या 9 का लेंगे या 16 का, तो ये सब संख्याएं क्या होती है, बाहर हो जाती हैं। अतः संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का नहीं होता है। यानी ये कथन जो दिया है ये क्या है, असत्य है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसको बताइए ये कथन असत्य है कि नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यही तो कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बताइए ये कथन क्या है, सत्य है कि असत्य। तो आप देखेंगे इसमें कि हमने बताया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को। जब परिमेय तथा अपरिमेय मतलब परिमेय को भी और अपरिमेय को भी वास्तविक संख्या कहते हैं, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या कैसे अपरिमेय हो सकती है, नहीं हो सकती ना, क्योंकि परिमेय जो वास्तविक संख्या है उसमें क्या है, परिमेय संख्याएं भी हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती ना, यानी ये कथन क्या है, असत्य। ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है, असत्य है। तो इसमें देखिए कारण में क्या लिखेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कारण में आप लिखेंगे कि चूंकि वास्तविक संख्या जो है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं दोनों होती हैं। ठीक है, यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अतः ये कथन क्या असत्य है, चूंकि परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, कारण आप दे देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो बताइए आप सब कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं। धनात्मक पूर्णांक, जैसे धनात्मक पूर्णांक ने बताया था, इसको क्या i प्लस या z प्लस से लिखते हैं, तो ये सब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डाट डाट यही तो होता है। ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखिए जैसे 1 का लेंगे तो क्या 1 आ जाएगा बाहर पेयर बना के। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर 1 आ जाएगा। 2 का ये इसका पेयर नहीं बन पाएगा, ये अंदर ही रहेगा। ऐसे जैसे अंडर रूट 3 हो गया, ये भी क्या ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये भी बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे अंडर रूट 4 हो गया, इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 कर सकते हैं, बाहर आ जाएगा 2। ऐसे मान लीजिए 5 है, ये भी नहीं निकल पाएगा, ये भी क्या है, ये अपरिमेय है, ये क्या है अपरिमेय है।
ये भी क्या है, अपर में है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये तो परमेय हो गया, क्यों, ये क्या हो गया, परमेय हो गया। और ये भी, ये √5 भी, ये भी क्या है, अपरमेय है, ठीक है। ये भी क्या है, अपरमेय है। और अंडर रूट मान लीजिए 9 है, ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3, बाहर निकल जाएगा 3, ये क्या है, परमेय हो गया, ये क्या हो गया, परमेय, ठीक है। ऐसे एक का 1 गुणे 1 बाहर आ गया, ये भी क्या है, ये भी क्या है, परमेय, ये भी क्या है, परमेय, ठीक है। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं। तो हमने देखा, देख रहे थे कि 4 और 9 ये सब क्या है, परमेय है, अपरमेय नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं। तो आपने देखा कि सभी धनात्मक पूर्णांक अपरमेय नहीं होते, परमेय भी होते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि नहीं, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परमेय है। तो उदाहरण में आप दे दीजिए, जैसे √4 हो गया या √9 हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल में आप क्या लिख देंगे, जैसे हमने बताया इसका आंसर क्या होगा, नहीं, प्रत्येक सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल में क्या लिखेंगे, जैसे 4 है, अब इसको बाहर करेंगे तो क्या, बाहर 2 आ जाएगा। ऐसे एक उदाहरण और दे सकते हैं, जैसे 9 है, 3 गुणे 3, ये भी पेयर बना के क्या बाहर निकल जाएगा, तो कितना, ये भी क्या है, परमेय है, ठीक है। ये सब क्या है, परमेय है। ये 2, ये भी परमेय है, और ये जो 3 आया ये भी क्या है, परमेय है, ठीक है। आया समझ में, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 1 और 2 हो गया, ठीक है। अब हम इसके आगे तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है कि दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, कह रहा है दिखाइए दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को, संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो हमने एग्जांपल में आपको √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना बताया था, ठीक है। और √3 को भी हमने बताया था एग्जांपल में। तो आइए देखते हैं कि √5 को कैसे निरूपित किया जाएगा। अब इसका देखिए सॉल्यूशन, हमें दिखाना है कि √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि संख्या रेखा खींचते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, संख्या रेखा खींचा, ठीक है। अब इस पे दिखाइए पॉइंट को, एक, फिर यहां 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया
5, ठीक है। इस तरीके से इधर -1, इधर -2 और इधर -3, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने संख्या रेखा बनाया, तो लिखेंगे सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींचते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। फिर बिंदुओं जो शून्य को दर्शाता है, फिर बिंदु O जो शून्य को दर्शाता है अंकित कर लेते हैं। बिंदु देखिए, अब जो हमने क्या किया, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचा, उसके बाद हमने इस पे ये जो 0 पॉइंट है वहां पे हमने क्या किया, एक बिंदु O को हमने क्या किया, अंकित किया, ठीक है। ये शून्य को, ये किसको बता रहा है, वो जो है ये शून्य को दर्शाता है, ठीक है। और एक पॉइंट हमें A ले लेते हैं, एक पॉइंट A, ये किसको दर्शा रहा है, 2 को। बिंदु A जो 2 को दर्शाता है अंकित, जो 2 को दर्शाता है अंकित कर लेते हैं, ठीक है, अंकित कर लेते हैं। क्या किया हमने, सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींचते हैं, फिर बिंदु O जो शून्य को दर्शाता है अंकित कर लेते हैं, बिंदु A जो 2 को दर्शाता है अंकित कर लेते हैं, ठीक है। इतना काम आप कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप आपसे बताए थे कि अगर √n को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले √n-1 को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, n-1 को। अब हमें √5 को दर्शाना है, तो n के स्थान पे 5 हमने लिखा, यहां भी 5 लिख दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √4 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल कितना आएगा, 2 आ जाएगा ना। सबसे पहले क्या, अगर √n को दर्शाना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, √n-1 को। तो अब हमने क्या, n के स्थान पे 5 रखा यहाँ और यहाँ √5 दिखाना, तो क्या दिखाएंगे, सबसे पहले √5 - 1 को, यानी √4 आएगा बराबर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर 2 को दर्शाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये 0 है और ए वाला पॉइंट क्या है, 2 है, तो हमने क्या किया, 2 को दर्शा दिया। क्या किया गया, हमने 2 को दर्शा दिया, ठीक है, उसका निरूपण हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, इस पे हम ये जो बिंदु ए लिए थे, इस पे क्या करते हैं, लंब खींचते हैं। क्या करते हैं, लंब खींचते हैं, ठीक है। तो इस पे लंब खींचिए, इस पे हम क्या कर लेते हैं, लंब खींचेंगे। तो ये हमारा हो गया लंब, ठीक है, ये हमारा लंब हो गया। कर लेते हैं। फिर ए लंब ए खींचते हैं। क्यों, एल ये वाला, ये हमारा क्या है, एल है, ठीक है। एल लंब हमने किस बिंदु पर, ए पर खींचा है, एल लंब ए, यानी हमने ए बिंदु पर क्या किया, एक लंबवत रेखा खींचा है, ठीक है। तथा ए बी बराबर,
अब यहाँ कोई बिंदु ए बी बराबर 1 इकाई, ए बी बराबर 1 इकाई तथा ए बी बराबर 1 इकाई काटते हैं। अब ए से बी यहाँ पे इसी लंबवत रेखा पे क्या करेंगे, 1 इकाई हम इसमें काट लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा यहाँ बी पॉइंट है, तो हमने क्या किया, 1 इकाई हमने इसको काट लिया तथा ए बी बराबर 1 इकाई काटते हैं। तत्पश्चात बिंदु ओ को बी से मिलाते हैं। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा लिया, उस पे हमने बिंदु ओ को अंकित किया जो शून्य को दर्शाता है। फिर बिंदु ए को अंकित किया, बिंदु ए को अंकित किया जो 2 को दर्शाता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बिंदु ए पर एक लंबवत रेखा एल खींचा। एल खींचने के बाद हमने ए बी बराबर 1 इकाई, यहाँ ए बी ये जो है उसको हमने 1 इकाई के बराबर काट लिया। फिर क्या किया, बिंदु ओ को हमने बी से मिला दिया। अब इसको मिला दीजिए, इसको क्या करिए, मिला दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको मिला दिया। बिंदु ओ से हमने बी को क्या किया, मिला दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमें देखिए एक त्रिभुज क्या मिल गया, ये समकोण त्रिभुज ओ ए बी मिल गया। क्या मिल गया, एक समकोण त्रिभुज ओ बी मिल गया। लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज अब देखिए जो हमने ए बी ये लिया था, और यहां पे हमारा ओ ए बराबर कितना है, ओ ए यहां से यहां तक कितना है, 2 इकाई। कितनी है, 2 इकाई। ठीक है, ये हमारी 2 इकाई, ओ ए हमारा कितना है, 2 इकाई। अब समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। ये 90 अंश का कोण बना है, इसके सामने वाली भुजा ये ओबी जो है ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण बना है, इसके सामने वाली भुजा जो वो क्या कहलाती है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, अब लंब कितना है, ए बी का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आधार कितना है, ओ ए का स्क्वायर लिखेंगे, और कर्ण कितना है, ओ बी का स्क्वायर लिखेंगे। अब ए बी हमारा कितना है, 1 इकाई, ए बी कितना है, 1 इकाई, 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए कितना है, 2 का स्क्वायर, तो 1 और 1 कितना, 2 दूनी 4 आ गया। तो ए ओ बी का स्क्वायर है, ए बी ओ बी का स्क्वायर है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो ओ बी का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 5। ओ बी का स्क्वायर कितना है, 5 आ गया। ठीक है, ओ बी का स्क्वायर कितना है, 5। अब ओ बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो ओ बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, √5। दोनों तरफ हमने एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए बताया था कि ओ बी निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो ओ बी का स्क्वायर है, इधर वर्गमूल लेते हैं और इधर भी वर्गमूल लेते हैं, दोनों तरफ क्या वर्गमूल ले लेते हैं। तो ये ओ बी गुणे ओ बी, इसका तो पेयर बना, और ये क्या हुआ, √ से बाहर आ जाता है। इस प्रकार से ओ बी बराबर क्या आ गया, हमारा √5 आ गया। ठीक है, तो ओ बी हमारा कितना आ गया, √5। यही हमें निकालना था, क्योंकि इसी को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो आइए देखते हैं आप क्या करेंगे, प्रकार में ये ओ बी दूरी, ओ बी कितना आ गया हमारा, √5 आ गया। ओ बी कितना है, √5। अब ये वाली दूरी हम क्या करेंगे, प्रकार में भर लेंगे। यहाँ प्रकार का नोक रखेंगे, यहाँ पेंसिल वाला, फिर बीच से होते हुए क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। बीच से होते हुए क्या करेंगे, एक चाप लगाते हैं। ठीक है,
एक चाप लगाएंगे तो ये संख्या रेखा को काटेगा। तो जिस पॉइंट पे काटेगा वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मान लीजिए किस पे काट रहा है, ये यहाँ पे मान लीजिए सी पॉइंट पे काट रहा है, ये सी पॉइंट पे काट रहा है, ये हमारा क्या है √5 है, यही सी पॉइंट हमारा क्या है √5। ठीक, इसको हमने क्या किया, वो भी दूरी प्रकार में भरा, फिर ये चाप हमने खींचा तो ये संख्या रेखा को बिंदु सी पर काटा और बिंदु सी ही क्या है हमारा √5 का अभीष्ट निर्धारण है। ठीक है, लिखेंगे अब OB बराबर √5 इकाई दूरी प्रकार में भरकर बिंदु B से होते हुए एक चाप खींचते हैं, जो संख्या रेखा को बिंदु C पर काटता है, जो संख्या रेखा को बिंदु C पर काटती है, अतः बिंदु C ही √5 का अभीष्ट क्या है निर्धारण। ठीक है, क्या है अभीष्ट निर्धारण। अतः बिंदु C ही क्या है √5 का अभीष्ट निर्धारण है, अर्थात OC बराबर कितना हो जाएगा √5। ठीक है, ये तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना देखा, और ये प्रश्नावली 1.2 ये भी हमारा क्या हुआ समाप्त हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको कैसे किया गया है। सबसे पहले क्या आप संख्या रेखा खींचेंगे, फिर बिंदु O का निर्धारित करते हैं जो शून्य को दर्शाता है, फिर एक पॉइंट A लेंगे जो 2 को दर्शाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस बिंदु A पर एक लंबवत रेखा L खींचेंगे और इसे L रेखा पर एक बिंदु क्या B काटते हैं। ठीक है, फिर बिंदु O को B से मिला देते तो एक समकोण त्रिभुज में क्या OAB प्राप्त होता है। फिर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, इससे हमें OB आ जाता है, ये वाली दूरी मालूम हो जाती है OB की। फिर इसी को प्रकार में भरकर हमें क्या करते हैं, एक चाप खींचते हैं, ये संख्या रेखा को बिंदु C पर काट रहा है और बिंदु C ही क्या है √5 का अभीष्ट निर्धारण है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक जो है इसी का प्रश्नावली 1.3 उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले किया जाएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।